स्टार्ट करें सब लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज करने वाले हैं हम लोग मटेरियल। ठीक है, ये 8 से 10 मार्क्स का चैप्टर है। एमबीयू में 8 से 10 मार्क्स का आता है और मैं विश्वास दिलाता हूँ सबसे इजी चैप्टर यही है। ठीक है, इससे इजी चैप्टर नहीं है। ठीक, चल देख, मटेरियल के अंदर 3 पार्ट है। ठीक है, तो लोगों को फॉर्मूला में मैंने लिखाया है। पहला पार्ट है क्या? ईओक्यू। सेकंड पार्ट है स्टॉक लेवल और थर्ड पार्ट है स्टोर लेवल। स्टोर लेवल वाला टॉपिक आज नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पार्ट ए और पार्ट बी, छोटा छोटा पार्ट है, आज डिस्कस करेंगे। अगले क्लास से क्या होगा, पहले मैं तुम लोग को डाउट वगैरह तुम लोग बनाना, ठीक, क्योंकि अगला क्लास कब होगा? आज फ्राइडे है, तो नेक्स्ट फ्राइडे को होगा। तो अगले क्लास में तुम लोग पहले डाउट मेरे से पूछ लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा पार्ट पकड़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? EOQ। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुन। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बिना मटेरियल का कभी भी कोई बन सकता है? फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं, मतलब मटेरियल चाहिए। अब वो मटेरियल को ही प्रोसेस करके हम लोग क्या बनाते हैं? गुड्स बनाते हैं। ठीक, तो मान लो एक फैक्ट्री का एज्यूम कर रहे हैं एक सिचुएशन क्या है? फैक्ट्री में एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है मेरा, मान लो सपोज है 18,000 यूनिट्स। ठीक है, एक साल में 18,000 यूनिट चाहिए। ठीक, और इसका प्राइस क्या है? प्राइस है सपोज ₹10 पर यूनिट। एक जो मटेरियल खरीदूंगा, एक यूनिट का नाम है 10 रुपए करके। ठीक, अब देख, जब भी हम लोग मटेरियल खरीदते हैं तो मटेरियल खरीदने के पीछे 3 टाइप के खर्च लगते हैं। पहला खर्चा हुआ दुकानदार को जो पैसा दिया। दूसरा खर्च, दुकानदार के घर से अपने घर में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, ऐसे ही आ जाएगा, तो इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लगता है या नहीं लगता है? जिसको डिलीवरी चार्ज वगैरह तुम लोग बोलते हो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो क्या होता है, मान लो एक ड्रेस खरीदा 1000 रुपये का और फ्री डिलीवरी नहीं है, सपोज 100 रुपीज का डिलीवरी चार्ज है, तो क्या बोलोगे? 1000 का है ना 1100 का है? 1100 का है। इसका मतलब लाने में भी कुछ खर्च लगता है। और दूसरा मटेरियल, मान लो मटेरियल चेन्नई से ला रहा है, तो मैं क्या जब तक मांग ला सकता हूँ? नहीं, मेरे को एक टाइम लेके प्लानिंग करके बुलाना पड़ेगा। कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा भी ले आऊंगा। क्यों ज्यादा ले आऊंगा? ताकि स्टॉक करके रखूं, मेरे को जब भी चाहिए मैं उसको यूज कर सकूं। यही तो इसका मतलब मेरे को जब मैं खरीद के ले आया, लाने के बाद मेरे को स्टोर करने के पीछे भी खर्चा लगेगा। बोलो सही बात है? तो इसका मतलब 3 टाइप के खर्चे हुए। एक दुकानदार को जो पैसा दिया वो, लाने में जो खर्च लगा वो, और रखने में जो खर्च लगा वो। जो खरीद के लाया उसको तो परचेज कॉस्ट बोलेंगे, लाने का खर्चा को बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। लाने का खर्चा को क्या बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सपोज ऑर्डरिंग कॉस्ट है सपोज ₹200 पर ऑर्डर। मतलब एक बार मार्केट जाओगे, जितना भी खरीद के लाओ 200 रुपया का खर्चा लगेगा। और फिर लाके जब रखोगे, मैनेज करोगे, उसको बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। और ये मान लो है 20% पर यूनिट पर एनम। मतलब क्या है? जिस भी गुड्स को तुम मैनेज करोगे, एक गुड्स का मैनेजिंग कॉस्ट हो गया, मतलब कैरिंग कॉस्ट हो गया 20%। मतलब दाम कितना है इसका? 10 रुपया। 10 रुपया का 20% करोगे तो क्या आएगा? 2 रुपया। मतलब एक यूनिट को अगर 1 साल तक तुम रखते हो तो कितना रुपया का स्टोरेज कॉस्ट हो जाएगा? 2 रुपया। तो ये 3 कंपोनेंट को हम लोग को लेके बनाना होता है। ठीक है, अब सवाल है, ये समझ में आया ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का मतलब? अब सवाल है मेरा साल में कितना लगेगा? 18,000 यूनिट। तो सवाल ये है, मैं एक बार में कितना खरीदूं? क्या एक बार में 18,000 यूनिट खरीद के रख लूं? बार बार लाने का झमेला नहीं होगा। अच्छा बात है ना? लेकिन एक नुकसान है ना, 18,000 यूनिट तो 1 साल तक लगेगा। घर में खाना बनता है ना, क्या बनता है? रोज क्या बनता है? ऐसा आइटम बता जो रोज बनता है। दाल चावल। हाँ, तो पापा तो 1 साल का चावल लाके घर में रख दिए होंगे। क्यों? खराब होगा, उसको रखते। 1 साल का चावल रखने के लिए पीछे तुम 2-3 बोरा तो तुम लोग खा जाते हो 1 साल में।
एक साल में बोल रहा हूँ, एक दिन का नहीं बोल रहा हूँ, घबराना मत। और घर में मान लो 10 आदमी का फैमिली, मतलब 20 बोरा, 20 ठो बैग ला के रखने के लिए एक ठो रूम चाहिए। हाँ, मान लो घर में जगह कम है तो भाड़ा लेके घर रखेंगे नहीं। तो इसका मतलब अगर हम लोग बहुत ज्यादा खरीद के ले आएंगे तो हमारा नुकसान होने का भी खर्चा डर होगा और मैनेज करने का खर्चा बढ़ेगा। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, रोज जितना लगेगा उतना खरीदेंगे। क्यों? तो सबसे अच्छा है ना, तुम लोग का घर में चावल बनता है, ठीक है, वो हारी लेकर जाएंगे। ठीक है, आज कौन कौन खाएगा? तो श्वेता बोली आज हम नहीं खाएंगे। ठीक है, तो श्वेता को छोड़ के बाकी 4 आदमी है, 4 आदमी का हारा लेकर आए। अगला दिन श्वेता बोली हम खाएंगे, तो 5 आदमी का चावल लेकर आए। ऐसा होगा? बोले ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब हम लोग रोज रोज जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बार बार जाने का झमेला होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कम खरीदते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर ज्यादा खरीदते हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो सवाल है, ये ईओक्यू क्या है पता है? ये तेरा जवाब है किसका? हाउ मच टू परचेज एट ए टाइम। भैया एक बार में कितना हम लोग खरीदे। ठीक है, सीधा सा बात है ना। साल में 18,000 लगेगा, मेरा मर्जी मैं कितना खरीदूं। तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बताता है कि आप मतलब कुछ नंबर बताएगा। सपोज करो वो नंबर है 2000 यूनिट सपोज, तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बताएगा कि आप 2000 यूनिट खरीदोगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होगा, कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होगा, दोनों क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। मतलब सबसे सस्ता लेवल बोलते हैं इसको, सबसे सस्ता लेवल। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसको इकोनॉमिक बोलते हैं। सबसे कम खर्चा इसी में होता है। दुकानदार तो पैसा लेगा ही लेगा, बस ज्यादा खरीदेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कमेगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। कम खरीदेंगे तो कैरिंग कॉस्ट घटेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। ईओक्यू क्या बताता है? हम लोग इतना क्वांटिटी अगर खरीदेंगे तो दोनों क्या होगा? बैलेंस रहेगा। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एग्जाम में सबसे पहले सवाल पूछेगा कैलकुलेट ईओक्यू। ठीक है, तुम लोगों को कुछ फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला वाला पेज निकाल कर रखो। पहले पूछेगा कैलकुलेट ईओक्यू, फॉर्मूला है हमारे पास। फिर नंबर 2 में क्या पूछ सकता है? मटेरियल परचेज कॉस्ट, मतलब मटेरियल जो खरीदे हैं उसका दाम कितना है। नंबर 3 पूछ सकता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, पूरा साल में मेरा ट्रांसपोर्टेशन के पीछे कितना खर्चा लगा। फिर क्या पूछेगा? टोटल कैरिंग कॉस्ट, मतलब कि मेरे को स्टोर करने में कितना खर्चा लग रहा है, मैनेज करने में कितना खर्चा लग रहा है। फिर क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में तीनों आएगा। तीनों कौन सा? दुकानदार से खरीदा, परचेज प्राइस, लाने का खर्चा, रखने का खर्चा, तीनों को जब ऐड कर दोगे तो उसको बोलेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। हो गया। अब और क्या सवाल पूछ सकता है? और पूछेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, एक साल में कितना ऑर्डर करेंगे, ये भी सवाल पूछ सकता है, उसका एक फॉर्मूला है। फिर क्या सवाल पूछ सकता है? ऑर्डर शेड्यूल, सर 2 ऑर्डर के बीच कितना का गैप होगा, एक एक महीना पे लाएंगे, 15-15 दिन पे लाएंगे, 2-2 महीना पे लाएंगे, कितने कितने गैप में लाने वाले हैं। तो ये सब सवाल पूछ सकता है। इज दैट क्लियर? तो मैं इस क्वेश्चन में उन सब सवाल का जवाब निकालता हूं। ठीक, तो सबसे पहला सवाल क्या है? कैलकुलेट ईओक्यू। फॉर्मूला क्या है हमारा ईओक्यू का? हमारा फॉर्मूला है ईओक्यू इक्वल्स टू होगा 2AO डिवाइडेड बाय C। अब 2 तो 2 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 2 हुआ। A मतलब हुआ एनुअल डिमांड, ये हमारा जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ये हो गया मेरा A। अब की बात है 18,000 इनटू O कितना? O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट? 200, ये आ गया 200। अब सवाल है C मतलब होगा कैरिंग कॉस्ट। तो कैसे निकलेगा कैरिंग कॉस्ट? C इक्वल्स टू ऑलवेज होगा प्राइस इनटू रेट। प्राइस इनटू रेट, प्राइस कितना है 10, रेट कितना है 20%, आया कितना 2 पर यूनिट पर एनम। तो अगर मान लो तेरा कैरिंग कॉस्ट रुपीस में दे दिया तो फिर डायरेक्टली ले लेना, और अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो क्या करोगे तुम लोग? कैलकुलेट करोगे। किससे कैलकुलेट करोगे? मटेरियल का प्राइस से कैलकुलेट करोगे। तो कितना रुपया आया? 2 रुपया आया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जरा कैलकुलेटर लेना कोई, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 2 इंटू 18,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2, आया कितना? रूट अंडर 3600000, कितना हुआ? रूट करेंगे तो आएगा 18
6000 आया 1897.36 है तो मैं 98 कर रहा हूँ यूनिट। क्यों ऐसा किया मैंने 1898 किया? क्योंकि अभी बताओ तेरे को अगर 1897 यूनिट 7.37 तो खरीद नहीं पाओगे, तो तुमको अगर एक यूनिट कम खरीदे तो कम हो जाएगा, तो इससे अच्छा एक यूनिट ज्यादा ही हम लोग खरीदते हैं। तो ये हमारा आ गया क्या ईओक्यू। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा नहीं है। एग्जाम में सिर्फ ईओक्यू निकालने के लिए भी बोल देगा तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये ईओक्यू पता है तेरे को ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा उसमें भी ये ईओक्यू निकालने बोलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा सब्जेक्ट्स वगैरह उसमें भी ये चीज निकालना पड़ता है। तो पहला सवाल का जवाब हो गया। अब और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में? नंबर बी क्या है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है? A डिवाइडेड बाई EOQ इनटू O। A कितना था मेरा? 18,000। EOQ कितना है मेरा? 1898 इनटू O कितना था मेरा? 200। कितना आया देख तो, कितना आया? रुपीज 1897 कितना आया? 18,000 इंटू 200 डिवाइडेड 1898 1896.73। मैं रुपीज 1897 पकड़ लेता हूँ। कितना? रुपीज 1897। पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन किसी का? चल अब दूसरा सवाल क्या, मतलब ये क्या निकला समझे? साल का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकला। अब नंबर सी में क्या पूछेगा? टोटल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल रहा है तो देखो ईओक्यू निकालना ही पड़ेगा। ईओक्यू जब तक नहीं आएगा वो बन ही नहीं सकता, क्यों? वहां पे एक किसका जरूरत है? ईओक्यू का। अब इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 इनटू ईओक्यू इनटू सी। कितना आया? 1/2 तो 1/2 है, ईओक्यू कितना था? 1898, सी कितना था? 2 आया कितना? रुपीज 1898। अच्छा ये दोनों ना 1 रुपए का अंतर दिख रहा है तेरे को। एक्चुअली ये वाला फिगर जो अप्रॉक्स किया था ना, दैट्स व्हाई ये दोनों थोड़ा 1 रुपए का अंतर दिख रहा है। अगर ये एक्यूरेट फिगर आता, ठीक है, ये एनी हाउ दोनों एकदम सेम टू सेम ही आएगा, कभी भी अलग हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे थोड़ा 1 रुपए का फर्क क्यों हो गया? क्योंकि ये वाला फिगर मेरा राउंड ऑफ में था। समझ में आ रही बात ना? ऑलमोस्ट 1 रुपए से क्या ही फर्क पड़ता है। बोले क्या मेरा ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डरिंग का खर्चा हुआ 1897 और ये वाला खर्चा हुआ मेरा 1898, कौन सा ही अलग अलग हुआ? 1 ही रुपए का तो फर्क है ना। तो दोनों क्या होगा? ईओक्यू लेवल पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। पक्की बात है। अब तीसरा सवाल क्या पूछेगा? टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट फॉर्मूला क्या था इसका? तीनों को ऐड करना है। तो अभी तीनों को कौन, मतलब किसको किसको? मटेरियल परचेज कॉस्ट, फिर अच्छा मटेरियल परचेज कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं ना, ठीक है। मैं इधर निकालता हूँ, ठीक है। मटेरियल ए नंबर करके बी इसको करता हूँ मटेरियल परचेज कॉस्ट, क्योंकि ये भी तो निकालना दे सकता है ना क्वेश्चन में। मटेरियल परचेज कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? मटेरियल परचेज कॉस्ट का मतलब हुआ दुकानदार को तूने कितना पैसा पेड किया, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू प्राइस। ए कितना था? 18,000, प्राइस कितना था? 10 रुपया। आया कितना? रुपीज 1,80,000। इसको मैं कर देता हूँ सी, इसको कर देता हूँ डी, और ये ई नंबर। ई नंबर में क्या निकालना है? टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट का क्या मतलब था? क्या फॉर्मूला था? तीनों को ऐड करना है। कौन से तीनों को? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तीनों को ऐड करना है। मतलब अभी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा बी प्लस सी प्लस डी। चल कितना हुआ? बी कितना है? दुकानदार को भैया पैसा देंगे हम 1,80,000। मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? 1897 और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? 1898। कितना आया देख तो? रुपीज 183799।
795 आ गया आंसर। ये किसका आंसर निकला? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? साल का टोटल मेरा मटेरियल के पीछे क्या खर्चा होगा। समझे मेरा बात? इसीलिए हम लोग करते हैं ना, कुछ ऑर्डर करते हैं तो जो लाने वाने का जो खर्चा होता है उसको भी हम लोग किस में ऐड करते हैं? कॉस्ट में ऐड करते हैं। सही बात है या नहीं है? और लाके बहुत ज्यादा अगर रख लोगे तो भी पता है क्या नुकसान होगा तुम्हारा? तुम रख लोगे तो तुम्हारा एक साल का पैसा तो ब्लॉक हो गया ना। पढ़ाई तो अभी तुम लोग कर रहे हो, अभी 4th सेमेस्टर में 5th पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? 6th पढ़ना है। कुछ लोगों को 7 और 8 भी पढ़ना होगा, तो कॉपी लगेगा। एक सेमेस्टर में 10 कॉपी लगता है। अभी भी कितना सेमेस्टर बाकी है? 5 सेमेस्टर बचा है। 50 कॉपी खरीद के रख लो। रख लो ना, लगेगा ही तो। 200-300 पेन खरीद के रख लो। जिंदगी भर का कपड़े खरीद के रख लो, पहनना ही तो है। समझ में आ रही है? चावल खरीद के रखे लो जिंदगी भर का 10-20 ट्रक, उससे ज्यादा ही खाओगे। हमारी बात समझ में आ रही है? क्यों? पैसे ब्लॉक हो जाएंगे ना, हमारा जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसीलिए लोग एक बार में उतना परचेज नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या निकला? नॉर्मल फॉर्मूला निकल गया। फॉर्मूला एकदम बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है। और इजी चैप्टर है इसलिए पहले भी करा रहा हूँ, ठीक। और 100% है, एमसीक्यू का एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ये भी हो सकता है कि 8 से 10 ना आके कभी कभी कांड कर दे तेरे साथ, 3 मार्क्स का दे दे, फाइंड ईओक्यू, ये भी हो सकता है। लेकिन जनरली 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक है। चल, अब और क्या सवाल पूछ सकता है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से? नंबर ऑफ ई के बाद एफ, नंबर ऑफ ऑर्डर पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया एक साल में कितना ऑर्डर करोगे। क्या है फॉर्मूला? ईओक्यू। ए कितना था हमारा? ईओक्यू कितना है? मतलब एक बार में तुम 189 यूनिट्स खरीदोगे और टोटल 18,000 खरीदना है, तो कितना बार जाना पड़ेगा मार्केट? देखो तो डिवाइड मारो तो 9.48 टाइम्स जा पाओगे? कितना बोलो? 10 टाइम्स। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बोलेंगे हम लोग? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स क्यों बोला? सबको समझ में आया? क्योंकि हम लोग 9.4, तुम लोग ट्यूशन 9:30 बार आओगे? कैसे आओगे सर? तो 9:30 बार मतलब क्या? शरीर तो गया, आत्मा घर में। ऐसा नहीं ना हो सकता है, ठीक है। चल, अब नंबर एफ के बाद जी में क्या करेंगे? ऑर्डर शेड्यूल। ऑर्डर शेड्यूल का क्या मतलब है? ऑर्डर शेड्यूल का मतलब है भैया 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैप रखेंगे, ठीक है। क्यों? हम बार बार जाके चेक नहीं करेंगे ना, मटेरियल अपना होते जा रहा है, हम अपना बैठे हुए हैं, इतना दिन के बाद ऑर्डर हो जाएगा। सही बात है। तो ऑर्डर शेड्यूल का 2 फॉर्मूला मैंने लिखा है। एक फॉर्मूला लिखा है मैंने 12 मंथ बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 12 है 12, नंबर ऑफ ऑर्डर है 10, कितना? 1.2 मंथ। थोड़ा सा अटपटा है, बोले आज तुम लोग का ट्यूशन है, आज के बाद नेक्स्ट क्लास 1.2 मंथ के बाद होगा। कुछ क्लियर हुआ? नहीं हुआ ना क्लियर? इसीलिए हम लोग ये मंथ वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे। अगर सपोज नंबर ऑफ ऑर्डर 6 निकलता ना, 6, तो 6 डालते, 12/6 करेंगे तो कितना? 2 मंथ आराम से हो जाता। सर आज 10 जनवरी है, फरवरी मार्च, 10 मार्च को खरीदेंगे, आराम से हो जाता। तो अभी ये वाला फॉर्मूला लगाना बेवकूफी होगा। तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? क्या है दूसरा फॉर्मूला? 365 डेज बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। अच्छा, कितना? 365 बाय 10 आया कितना? 36.5 और 37 डेज आंसर। हम लोग आज से 37 डेज के बाद खरीदेंगे, ये काउंटेबल है। 37 डेज तुम लोग काउंट कर सकते हो, लेकिन 1.2 नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक ना छोटा सा चीज है जो याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा यूज 360 डेज इंस्टीड ऑफ 365। मतलब कोई भी फैक्ट्री हो, उसमें 365 दिन काम नहीं होता है। कुछ नेशनल हॉलीडे है, अभी 26 जनवरी आने वाला है, 15 अगस्त, सब कुछ बंद रहता है। सपोज गांधी जयंती हो गया या और भी कुछ हो गया, जो मे डे, लेबर डे, उस दिन लेबर काम नहीं करेगा। भाई आज तो छुट्टी है, आज हम लोगों को पार्टी वार्टी करने का दिन। समझ में मेरी बात आ रही है? इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 365 को कंसीडर नहीं करके 360 कंसीडर करता है। तो तुम 365 के जगह 360 भी ले सकते थे। तो अगर मैं मान लो इसको 360 लेता हूं तो कितना होगा ये? 36 डेज के बाद सर कुछ दिन तो छुट्टी भी होगा ना,
36 डेज के बाद हम लोग क्या करेंगे ऑर्डर करेंगे। बोलो क्लियर हुआ। अब कुछ बात याद रखना है। क्या क्या बात याद रखना है? अगर मान लो डिमांड मंथली दे दिया, ठीक है, तो तेरे को एनुअल में कन्वर्ट करना है, तुझे एनुअल ही चाहिए, ए ही चाहिए, तो मंथली अगर डिमांड दे देगा तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दोगे। क्वार्टरली डिमांड दे दिया तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे। हाफ ईयरली डिमांड दे दिया तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे। तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीना, ठीक है सिमरन, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का डिमांड दे दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये चीज याद रखना। दूसरा क्या ध्यान में रखना, ये जो है ना, ये हमेशा पर एनम होना चाहिए। अगर ये भी अगर मान लो पर मंथ दे दिया तो तेरे को 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट करना है। तो ये दो जगह पे तुमको हमेशा ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्या है, इसमें एक और चीज आता है एग्जाम में। एक तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा बदल देगा। और क्या आएगा बताता हूँ। अब बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा सबसे लोएस्ट खर्चा कितना होगा? 1,83,795। तो मैं गया मान लो दुकान में, ठीक है, और दुकानदार को बोला, तुम गए, मैं नहीं गया, तुम गए दुकानदार को बोले कि हमको ना मटेरियल चाहिए। दुकानदार ने बोला कितना चाहिए? तो तुमने बोला कि सर साल का 18,000 मेरे को क्वांटिटी लगता है। तो वो दुकानदार क्या चाहेगा? तुम एक ही बार 18,000 ही लेके जाओ। बोलो गलत बोल रहा हूँ मैं? वो चाहेगा कि तुम एक बार में ही 18,000 यूनिट खरीद के लेके जाओ। लेकिन तुम क्या बोलोगे? नहीं मेरे को तो सुनील सर ने सिखाया है क्या 1898 यूनिट खरीदना चाहिए। चलो आपका बात है, मैं 1900 यूनिट खरीद सकता हूँ, 1-2 यूनिट ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 1898 के जगह मतलब मैं पूरा नहीं खरीदूंगा। दुकानदार क्या चाहेगा? पूरा खरीदो। नहीं चलो ठीक है, पूरा नहीं खरीदोगे तो 9,000 यूनिट खरीद लो। फिर भी तुम क्या करोगे? हाँ करोगे या ना करोगे? ना, क्योंकि मैंने तुमको बताया ना, ये बैलेंस बिगड़ेगा तो तेरा, अगर तुम ज्यादा खरीदोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वो हमेशा ज्यादा खरीदवाना चाहेगा। तो तुम खरीदोगे तो क्या करोगे? नहीं करोगे ना, तो उसका तो बिका नहीं। तो सामने वाला दुकानदार पता है तेरे को क्या करेगा? तुझे देगा ऑफर। क्या ऑफर? देखो, अगर तूने 9,000 यूनिट खरीदा एट ए टाइम, मैं तुमको 5% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन अगर सर का बात माना तूने 1898 मतलब ईओक्यू लेवल पे अगर तूने खरीदा तो मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। तब तेरे दिमाग में आएगा क्या? खरीद लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना खरीदेंगे, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, बीकॉम वाले लोग हैं, तो हम लोग पढ़ लिख के हिसाब करके खरीदेंगे। तो नेक्स्ट एक तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या क्वेश्चन आएगा कि अगर तुझे दुकानदार ने ऑफर दिया है तो उस ऑफर के अकॉर्डिंग खरीदोगे, नहीं फिर भी या अपना ही पे खरीदोगे। तो वो आता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तो पहले इसको कॉपी कर ले, फिर मैं वो वाला पार्ट बताता हूँ। इज दैट क्लियर?